वंदे मातरम, एक गीत जिसने आजादी की लड़ाई में चिंगारी फूंकी, एक स्वर जिसने आंदोलन को दिशा दी और एक तराना जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा और देश की आत्मा बन गई। आज वही राजनीति के कटघरे में। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक शो दंगल। आज बात वंदे मातरम की, वही गीत जिसे हम बचपन से गाते आए हैं। उस पर जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया मौलाना महमूद मदनी ने सवाल उठाए हैं। भोपाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मदनी ने 20 शब्दों में जो कुछ बोला, उसकी तपिश दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली में बीजेपी ने मदनी के बयान को भड़काऊ बताया। विवादों के इस बवंडर के बीच में 2 दिन के बाद यानी कि 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में वंदे मातरम बहस के केंद्र में हो सकता है। पीएम मोदी ने तो हाल ही में एक कार्यक्रम में कांग्रेस के पुराने पन्ने खोलकर बताया कि वंदे मातरम से कैसे काट छांट की गई। वहीं विपक्ष राज्यसभा के एक नोटिस को लेकर सरकार से सवाल पूछ रही है, यानी कि एक गीत जिसका इतिहास है, जिसकी आवाज है, उस पर राजनीति की जमीन तैयार हो चुकी है। समय भी नजदीक है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या आजादी की लड़ाई का तराना आज धर्म के तराजू में तौला जा सकता है? वंदे मातरम पर आपत्ति आखिर इतिहास से टकराव है या फिर राजनीति की जरूरत? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। वो गीत जिसने आजादी की सुबह का रास्ता खोला, वो तराना जो अंग्रेजों के सामने देश की रीढ़ बनकर खड़ा हो गया। आज वही वंदे मातरम नई राजनीति के बीच खड़ा है। बहस कहीं ज्यादा तीखी हो चुकी है। मौलाना महमूद मदनी ने वंदे मातरम पर सियासत तपाने वाला बयान दे डाला है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा। भोपाल में जमीयत उलेमा हिंद की गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग में मदनी ने जो चिंगारी लगाई, उसकी ताप दिल्ली तक पहुंची। बीजेपी ने सीधे सीधे मदनी पर पलटवार किया। भाषण दिया है वह न केवल भड़काऊ है, अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। राजनीति अपना रुख तय कर रही है। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और वंदे मातरम पर चर्चा के संकेत हैं। सरकार आक्रामक मूड में है, वहीं विपक्ष भी तैयार खड़ा है। बहस टकराव में बदल सकती है, क्योंकि 2024 के राज्यसभा के एक बुलेटिन का हवाला देकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि संसद में जय हिंद और वंदे मातरम पर रोक लगाई गई है। हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं। ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है। और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं। वंदे मातरम 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। इसे पहली बार 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था। इसे पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। देश के क्रांतिकारी वंदे मातरम को अपने संघर्ष का प्रतीक मानकर गाते थे।
बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब और महाराष्ट्र के छात्र युवा जुलूसों में इसे जोर शोर से गाते थे। उनके लिए ये प्रेरणा स्रोत था। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम के जरिए महिलाओं ने अपनी आवाज बुलंद की। इसी बुलंद गीत के 150 साल पूरे होने पर 7 नवंबर को पीएम मोदी ने 1 साल तक चलने वाले राष्ट्रीय स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया और कहा कि कांग्रेस ने इसे तोड़ने का काम किया था। यही वो चीज है जिसने देश के विभाजन की नींव रखी। वंदे मातरम भाव है, इतिहास है, पहचान है, लेकिन आज ये राजनीति की सबसे तेज जलती चिंगारी बन गया है। अब नजर संसद पर है। क्या ये बहस नया मोड़ लेगी? क्या नया बयान माहौल बदलेगा, या वंदे मातरम एक बार फिर सियासी तूफान का सबसे ऊंचा शोर बन जाएगा? आज तक ब्यूरो। और दंगल में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सरल पटेल जुड़े हैं, साथ ही साथ हमारे साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनोज सिंह काका जुड़े हैं और दूसरे खास मेहमान भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, तमाम पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं। लेकिन चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले जरूरी है सवालों की बात कर लेना, जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा चलने वाली। सवाल नंबर 1, क्या राष्ट्रगीत पर मदनी का बयान अनावश्यक तनाव और दूरी को बढ़ाता है? सवाल नंबर 2, जो गीत आजादी की लड़ाई का प्रतीक है, हर क्रांतिकारी के मुख से निकलने वाली आवाज थी, आज इतने सालों के बाद वो विवादों में क्यों है? और सवाल नंबर 3, संसद में वंदे मातरम पर बहस देश को जोड़ेगी और ध्रुवीकरण करेगी? चर्चा की अब शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले मनोज सिंह काका आपके पास आते हुए कि मुर्दा कौमों की पहचान है वंदे मातरम गाना, सबसे पहले स्टेटमेंट पर समाजवादी पार्टी का क्या पक्ष है? क्या आप इसकी निंदा करते हैं या फिर नहीं? राजीव जी, पहले तो यह है कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसको 24 जनवरी 1950 को देश ने स्वीकारा है। अग्री। और ये हमारे आपके सबके गौरव का विषय है। ये लेकिन हमारे संविधान में एक बात कही गई है कि हम सभी को, जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ये बात कही गई है, प्रस्तावना में ही, कि हम सभी को अपने धार्मिक मान्यता और अपने धार्मिक जो उसकी उपासना है उसकी पूरी स्वतंत्रता है। तो हम किसी को जबरदस्ती ये नहीं कह सकते, लेकिन वंदे मातरम हमारा गीत है और वंदे मातरम पर हमें गर्व है। और ये हमारे तमाम स्वतंत्रता के नायकों ने, जिन लोगों ने देश के अपने बलिदानों से देश को आजादी दिलाई, उन लोगों ने गाया है और हमें भी गाने में वंदे मातरम कहने में कोई संकोच नहीं। आपको गर्व है, मैं सब स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन जो मदनी ने कहा, क्या वो उचित कहा या अनुचित कहा? राजीव, एक तो यह है कि मैं मदनी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं। और अगर का एक विचार तो होगा उस स्टेटमेंट पर, एक मुर्दा कौम कह देना क्या उचित नहीं? वंदे मातरम के खिलाफ कोई भी टिप्पणी स्वीकार नहीं करी जा सकती है, लेकिन वंदे मातरम हमारे आजादी के नायकों का एक गीत रहा है जिसको हमारे देश ने राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार करा है। वंदे मातरम हम सबके लिए गर्व का विषय है और हमें आपको सबको कहना चाहिए वंदे मातरम, सुजलाम सफलाम मलय शीतलाम मलाम मातरम, वंदे मातरम। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो लोग भी इसके खिलाफ अगर कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये हमारा राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गीत किसी एक राजनीतिक दल और व्यक्ति का नहीं है, पूरे राष्ट्र के सभी नागरिकों का है। इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन किसी की अपनी व्यक्तिगत मान्यता है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। व्यक्तिगत मान्यता इस मामले में क्या चल सकती है? वंदे मातरम आपका राष्ट्रीय गीत है और उस पर आप टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि मुर्दा कौमें ऐसा बोलती हैं, तो क्या ये उचित है? हमने पहले भी देखा कि मौलानाओं का इस पर बड़ा विरोध रहता है, लेकिन इसे स्वीकार किया गया ना, बाकायदा एक कमेटी बैठी थी तब, और बड़े बड़े मौलानाओं ने जब इस पर आपत्ति उठाती थी उसके बाद राजीव मैंने बहुत ही साफ कह दिया है ये बात कि ये हमारा आपका सबका राष्ट्रीय गीत है और ये देश का राष्ट्रीय गीत है। इसको संसद ने स्वीकारा है। हमारे बलिदानी और हमारे बलिदान देने वाले आजादी के लिए नायकों का ये गीत है, इसको स्वीकारा जाना चाहिए। लेकिन उसमें जो भाव है उस भाव को सबको स्वीकारना चाहिए, इसमें बुराई क्या? भारतीय जनता पार्टी इस तरह के विषयों को और बल इसलिए देती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूज्य गांधी के प्रति आज के समय में भी धर्म से जोड़ना गलत है। धर्म से जोड़ना बंद करिए ना वंदे मातरम को। क्यों धर्म से जोड़ा जा रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो हम आपके पंथ निरपेक्षता की बात हमारे संविधान के प्रस्तावना में कही गई है, वही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं। सबको अपनी अपनी पंथ निरपेक्षता वाले भाव को, और जो राष्ट्रीय मानक हैं और जो राष्ट्रीय गीत हैं, जो राष्ट्र के गौरव के जो विषय हैं, उसको ये अलग अलग चीजें हैं, उसको जोड़ के नहीं देखा जा सकता। आपकी धार्मिक मान्यता कुछ और हो सकती है, दूसरे के कुछ और हो सकती है, हमारी कुछ और हो सकती है, लेकिन इस देश को मदनी से ज्यादा, मदनी जो बयान दे रहे हैं, इसी तरह के देश में क्या क्या नए बयान दिए जाते हैं। जो प्रधानमंत्री किसानों के आंदोलन को आंदोलन जीवी बताते हैं और जुमला जीवी को संसदीय सचिवालय से बैन कराते हैं, तो उस प्रधानमंत्री से भी सवाल होने चाहिए। जो प्रधानमंत्री कायर को बैन कराते हैं, शकुनी को बैन कराते हैं, तो इसी तरह की जो अमर्यादित भाषा बोल है, किसी भी चाहे वो जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसका स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ डॉक्टर शालिनी अली जुड़ी हैं, हमारे साथ संगीत रागी जी जुड़े हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपसे इस पर जवाब चाहूंगा। समाजवादी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि इस जो है गर्व का विषय है, वंदे मातरम गाना चाहिए, धर्म से भी इसको नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन जो सारी चीजें होती हैं ये सब बीजेपी के इशारे पर होती हैं। नहीं तो मोहम्मद मदनी तो जो है वो सेकुलरों के शिरोमणि हैं, वो तो उनको तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इस तरह के दलों ने हमेशा समर्थन दिया है। और मोहम्मद मदनी जो बात कर रहे हैं, तमाम समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह की बातें करते रहे हैं। इनके जो हैं सांसद हुआ करते थे शफीकुर रहमान बर्क, वो तो संसद में वंदे मातरम का विरोध करते हुए, संसद में जब वंदे मातरम गीत प्रस्तुत किया गया तो उस समय जो है उसकी अवमानना करते हुए उन्होंने संसद से बहिर्गमन कर दिया था। तो ये तो जो है महमूद मदनी जो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद समय समय पर यही बातें करते रहे हैं। और न केवल वंदे मातरम पर, जिहाद पर भी समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों का वही स्टैंड रहा है जो आज महमूद मदनी ले रहे हैं। तो महमूद मदनी का स्टैंड जो है वो, उनकी मैत्री जो है, सख्य जो है, वो समाजवादी पार्टी से, और कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। गजब का है भाई ये। तो वंदे मातरम गीत का गायन जो है समाजवादी पार्टी के तमाम जो मुस्लिम सांसद हैं उनसे कराएं ना। प्रेम शुक्ला जी वो ये भी कह रहे हैं ना कि जहां कहीं भी कोई मुस्लिम आ जाता है, किसी मामले में मुस्लिम पकड़ा जाता है, तो आप उसको जिहाद से जोड़ देते हैं। लव जिहाद, थूक जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद। और उन्होंने ये कहा कि जब जब जुल्म होगा फिर जिहाद होगा। देखिए, जिहाद को हम नहीं जोड़ते, लेकिन अभी जो है जो डॉक्टर पकड़े गए हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के, उनको जिहादी कहा जाए कि नहीं कहा जाए? आप बताइए। उनको क्या शांतिदूत कहा जाए? कहा जा सकता है क्या शांतिदूत? याकूब मेमन को जिहादी कहा जाए कि नहीं कहा जाए? अफजल गुरु को जिहादी कहा जाए कि नहीं कहा जाए? अजमल कसाब को जिहादी कहा जाए कि नहीं कहा जाए? लश्कर तोयबा को जिहादी संगठन कहा जाए कि नहीं कहा जाए? जैश ए मोहम्मद को जिहादी संगठन कहा जाए कि नहीं कहा जाए? हिजबुल मुजाहिदीन को जिहादी संगठन कहा जाए कि नहीं कहा जाए? ये सारे शांति के जो है प्रतीक वाले संगठन है, नहीं है ना? साफ तौर पर ये जिहादी। आपको क्या लगता है क्यों मदनी इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं? हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने लॉ जिहाद टर्म जो है क्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। केरला हाई कोर्ट के जज जस्टिस केटी जोसेफ ने जो है पहली बार लॉ जिहाद शब्द जो है सार्वजनिक विमर्श में लाने का काम किया। तो जोसेफ क्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर आदिल हसन साहब भी जुड़ गए, एमआईएम पार्टी के प्रवक्ता हैं। आदिल हसन, मुर्दा कौम की पहचान है जो वंदे मातरम गाती है, महमूद मदनी की इस टिप्पणी पर आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है? भाई, महमूद मदनी साहब ने जो कहा, पहली बात तो संसद के सदस्य नहीं है, वो पूर्व सदस्य है और आरएलडी से गए। आरएलडी तो बीजेपी की पार्टनर है। अब उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है, बिहार का चुनाव में बीजेपी जीती, अब बंगाल की पिच तैयार कर रही है। ये सब चीज पूछिए कि सीमांचल की बाढ़ की तबाही, बिहार में इतना बम्पर मैंडेट मिला है, ब्लॉक में बिना घुसखोरी के म्यूटेशन नहीं होता है, बिजली विभाग में घुसखोरी है, इनका विजिलेंस डिपार्टमेंट सोया रहता है। मोदी जी को आप कह रहे हैं मतलब बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? सुनिए, बीजेपी के इशारे पे कर रहे नहीं कर रहे, देश को नरेंद्र मोदी जी को बतलाइए कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नाम पर जीत हुई है, तो बिहार से जो वादा किया है 1 करोड़ रोजगार का, वो दीजिए ना। सीमांचल की बाढ़ की तबाही रोकिए। और लश्कर-ए-तैयबा की बात कर रहे हैं तो अजहर मसूद को भाजपा कंधार चोरी थी,
और रक्षा दलाली बंगारू लक्ष्मण किया था, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। अडवाणी को जिन्ना के मजार पे अडवाणी फातिया पढ़ने गए थे, नवाज शरीफ के घर खाना खाने मोदी गए थे। और नाथूराम गोडसे से बड़ा कौन है देश का आतंकवादी? सबसे बड़ा आतंकवादी तो नाथूराम गोडसे है, जिसने महात्मा गांधी को मारा, जिसको आरएसएस और सब लोग इनको माला अर्पित करते हैं। और एक जो टेरर एक्यूज था उसको उन्होंने राष्ट्र लोकसभा भेजा था। आदिल हसन, आपने बाकी सारी बातें कर दी, लेकिन वंदे मातरम पर मदनी ने जो कुछ कहा उसकी निंदा आपने नहीं की कि उन्होंने गलत कहा। बड़े भाई स्टूडियो से आप बोल रहे हैं, वंदे मातरम में डायरेक्ट संविधान सभा का डायरेक्ट रेजोल्यूशन है कि वो कंपलसरी नहीं है, जनगण मन कंपलसरी है, ये संविधान। लेकिन मुर्दा कौम की पहचान है, ये कहना क्या उचित है या गलत है? डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा कोई संविधान विशेषज्ञ नहीं ना इस देश में। तो क्या कहे प्रेम शुक्ला या नरेंद्र मोदी नहीं ना, डॉक्टर अंबेडकर इस देश की नींव है। आदिल हसन साहब, कोई उनको जबरदस्ती तो कह नहीं रहा कि आप कहिए, ये उनकी अपनी एक सभा में एक स्टेटमेंट दे रहे हैं वो कि मुर्दा कौम की पहचान है। मैं गाता हूँ वंदे मातरम, तो क्या मैं मुर्दा कौम से हूँ? राजीव भाई सुनिए, वंदे मातरम कोई कहे, जनगणा कहे, हम इस देश का जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमने सारे जहां से अच्छा दिया, हमने सरफरोशी की तमन्ना दिया, हमने तिरंगा दिया, हमने चिटगांव से लेकर लाहौर तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जो हमारे उलेमा ने कुर्बानी नहीं दी। फजले हक खैराबादी से लेकर टीपू सुल्तान से लेकर वीर अब्दुल हमीद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब हर देश के किसी भी कोना में जाइएगा वहां नाम पाइएगा। तो इसमें ये देश के लिए, देश को अभी 80 करोड़ लोग रोजगार, 5 किलो अनाज ले रहा है, इस पर आप सब पर बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं, किस पर बोलिए? वंदे मातरम पर जो उन्होंने कहा मुर्दा कौम की पहचान है, क्या ये उचित है, अनुचित है? क्या वंदे मातरम को धर्म से जोड़ा जाए या नहीं जोड़ना चाहिए? हाँ राजीव भाई सुनिए, ये संविधान जो सभा में ये पारित हो गया था कि ये कंपलसरी नहीं है। अब उन्होंने क्या बोला, आज तक के वो बहुत प्रिय है, आज तक उनके बयान को भी चलाता है, उनको कॉन्क्लेव में भी बुलाता है, उनको बुला के पूछिए। महमूद बंदी को फॉलो करने वाले बहुत बड़ी आबादी है, उनकी एक पहचान है मुस्लिम कम्युनिटी में। अगर वो कोई बयान दे रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए उस पर चर्चा आवश्यक है। संसद के सदस्य नहीं है वो, बोलिए जब संसद के सदस्य जिस दिन बन जाएंगे उस दिन अपनी बात रखेंगे। बाहर से महंगाई पे बात करें, रोजगार पे बात करें, पाकिस्तान के जो आतंकवादी टेरर सपोर्ट करता है उसके खिलाफ बोले, तो ये बात बोले देश में रोजगार चाहिए, देश के बिहार, देश का जीडीपी बढ़वाइए, देश को इकोनॉमिक सस्तीकरण दीजिए, देश को तरक्की, हम उस पर चाहते हैं चर्चा हो। अब बंगाल और उत्तर प्रदेश के पिच पर चर्चा के अलावा देश की उन्नति और प्रगति पे हो। और नरेंद्र मोदी जी ने जो ठीक है, आदिल हसन साहब बने रहे, सभी मेहमान हमारे साथ हैं, सबके पास एक करके जाऊंगा। इस बीच में एक बड़ी खबर मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग, उनकी एक स्टेटमेंट आई, उनका एक बयान आया है। मदनी के बयान पर एमपी के मंत्री का ये बयान आया, उन्होंने पलटवार किया, कहा कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। ये उनकी स्टेटमेंट है, भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा और वंदे मातरम का अपमान सहन नहीं होगा। विश्वास सारंग की ये टिप्पणी। और विश्वास सारंग जी समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास जी, आप कह रहे हैं कि भारत में रहना होगा तो जो है वंदे मातरम कहना होगा, और अभी साथ हमारे साथ जो मेहमान जुड़े वो कह रहे हैं कि कोई जोर जबरदस्ती से नहीं कह सकता कि आप वंदे मातरम गाइए। हाँ नहीं, देखिए मैंने कुछ गलत बोला क्या? आप बताइए, यदि हमारे राष्ट्रीय जो सम्मान के गीत हैं, गान है, यदि उनका अपमान होगा तो क्या उस व्यक्ति को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है? ये पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं मैं एक हिंदुस्तानी के नाते बोल रहा हूं। वंदे मातरम यदि नहीं कहेंगे तो क्या आप इस देश के संविधान को नहीं मानते? क्या इस देश की संप्रभुता को नहीं मानते? मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे लोग भी हिंदुस्तान में रहते हैं। वंदे मातरम किसी धर्म विशेष का नहीं है, ये इस देश की का वो सूचक है जिसको गाकर इस देश के हजारों क्रांतिकारियों ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। और यदि वंदे मातरम का अपमान होगा, यदि जनगण मन का अपमान होगा तो फिर क्या होगा इस देश का? और ऐसे मौलाना मदनी जैसे लोग अपनी फिरका परस्ती की बात फैलाकर यदि इस देश की में माहौल खराब करेंगे तो ये तो कहीं भी सहन नहीं किया जाएगा, अक्षम्य है इस देश के साथ। वो तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज कर दिया। मुझे आश्चर्य होता है। और आप आ रहे हो हिंदुस्तान की
और बात कर रहे हो कहीं और की, तो क्या है, यदि हिंदुस्तान में वंदे मातरम नहीं गाओगे तो आप पाकिस्तान चले जाओ, उसमें गलत मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैं अपनी बात पे पूरी तरह अडिग हूँ। बहुत शुक्रिया विश्वास सारंग जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विश्वास सारंग को आपने सुना। और सरल पटेल, मैं आपसे इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा। देश के प्रेम में लिखा गया ये गीत जिसमें देश की प्रशंसा हो रही है, और उस गीत को ये कह देना उस गीत पर कि भाई एक मुर्दा कौमों की ये पहचान है, क्या ये विभाजन पैदा करने वाला बयान नहीं है? राजीव भाई, सबसे पहले तो आपको, यहाँ पर बैठे सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा, वंदे मातरम, जय हिंद। और सबसे पहले मैं शुरुआत ये करना चाहूंगा कि मौलाना मदनी ने, मैं उनको मौलाना नहीं कहना चाहता था, लेकिन मदनी ने जो भी ये बात कही है, और ऐसे तमाम टाइम टू टाइम ऐसे लोग निकल कर आते हैं जो ये बात करते हैं, ये लोग सत्ता पक्ष की नफरत की मिसाल की तेल है। इनसे इनकी नफरत की फैक्ट्री चलती है। और मैंने प्रेम भाई को सुना, ये जो मध्य प्रदेश के जो मंत्री थे, मैंने उनको सुना, तो मैं उनको एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी समझाना चाहूंगा कि 1896 में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के कलकत्ता के अधिवेशन में सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के शब्द और रविंद्रनाथ टैगोर की धुन ने इस पूरे गीत को, हिंदुस्तान को एक सूर में बांधने का काम किया था। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा किया, वंदे मातरम एकता का नारा बना था। 1906 से 1910 तक ब्रिटिश सरकार ने बार बार इस सॉन्ग को बैन किया और इसको गाने वाले लोगों को जेल में डाला। उसी 1906 में बंगाल में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार साथ में चल रही थी। ये भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इनको पता होना चाहिए। जब खुदीराम बोस और भगत सिंह फांसी के फंदे पर खड़े थे, तो वंदे मातरम कहकर उन्होंने देश के लिए जान देने का काम किया। 24 जनवरी बड़ा गहरा इतिहास है। अगर हम इतिहास में जाएंगे तो मामला बड़ा लंबा चला जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आप पर आरोप लगता है कि इतिहास में ही आपने तोड़फोड़ की ना, ये आरोप बीजेपी लगाते हैं, खुद पीएम भी लगाते हैं आप पर। हाँ। राजीव जी, देखिए, आपने मुझे 2 मिनट में बात रखने का मुझे आपने टोका टाकी कर दी। मैं तो पिछले 20 मिनट से मैं भाजपा के प्रवक्ताओं को और बाकी प्रवक्ताओं को सुन रहा था, तो मुझे 4 मिनट का तो एटलीस्ट वक्त दे दीजिए, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा। राइट? तो जब वंदे मातरम हर सच्चे हिंदुस्तानी के खून में दौड़ता है, हमारे दिल में धड़कता है, लेकिन भाजपा जितना भी राष्ट्रवाद और देशभक्ति का लिबास ओढ़ ले, सच हमेशा बाहर आ ही जाता है। क्योंकि आज जो मौलाना मदनी ने कहा, उसकी नींव तो देखिए, 24 नवंबर को राज्यसभा की एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें भाजपा भी यही बात करती है कि वंदे मातरम और जय हिंद नहीं कहना चाहिए सदन में। तो भाजपा और मौलाना मदनी की तो मानसिकता एक ही है, और इनका डीएनए भी वही है कि अंग्रेजों की वफादारी और मुखबिरी। बड़ी स्टेटमेंट इनकी रगों में तो गॉड सेव द क्वीन दौड़ता है। इसलिए उनको संसद में दिक्कत है कि वंदे मातरम और जय हिंद ना गाया जाए। तो ये तो उनकी सच्चाई है। और जहां तक आपने एक सवाल पूछा स्टैंजा का, राइट, कि तब 1938 में जो कमेटी बनी थी, उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, 37 में जो कमेटी बनी थी उसमें महात्मा गांधी जी, राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर और सभी लोगों की सहमति से ये डिसीजन हुआ था। क्योंकि जिस तरह से आज हर इश्यू पर भाजपा देश को बांटती है, उसी तरह अंग्रेज इनके जो मास्टर थे वो उस कमेटी में जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अब मौलाना अबुल कलाम आजम साहब थे, सबने स्वीकार किया। हम तो यही कह रहे हैं, इस पर आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए, सबने स्वीकार किया। आपने जो स्टेटमेंट दी, ठीक है, दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है मुझे, सरल जी, चलो ठीक है, कंप्लीट कीजिए। तो उन्होंने उस वक्त इस कॉन्टेक्स्ट को देखा कि इसको यूज करके अंग्रेज हमें डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उस वक्त की जो समझ के हिसाब से जो डिसीजन लिया, वो देश की यूनिटी के लिए डिसीजन लिया गया। उस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो भाजपा और मौलाना मदनी की मानसिकता एक है, वो ये राज्यसभा का नोटिफिकेशन दिखाता है। दूसरे मेहमानों के पास जाए, एक छोटी सी प्रतिक्रिया प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर आपके लूंगा, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। छोटी सी टिप्पणी आपकी।
ये सवाल आपसे। मुझे राज्यसभा के नोटिफिकेशन की प्रति कोई दिखा दे, मुझे राज्यसभा के नोटिफिकेशन की प्रति दिखा दे या झूठ बोलना बंद करें। राज्यसभा के नोटिफिकेशन की प्रति कृपया दिखा दें, मेरी चुनौती है इनको। सरल पटेल को मेरी चुनौती है, तो झूठ बोलना बंद करें, क्षमा मांगे, या राज्यसभा का यह नोटिफिकेशन जिसमें वंदे मातरम और जय हिंद को प्रतिबंधित किया गया है, कृपया उसकी प्रति दिखाएं। आप कितनी डिबेट में जुड़े, आप यहाँ झूठ बोलना बंद कर दीजिए। नोटिफिकेशन की प्रति दिखाएं, प्रति दिखाएं, प्रति दिखाएं, झूठ बोलिए मत, झूठ बोलिए मत, प्रति दिखाइए। मैं हाथ कंगन को आरती क्या, प्रति दिखाइए। झूठ है, लंपटता मत कीजिए यहाँ, ये लंपटता नहीं चलेगी, झूठ नहीं चलेगा, ये फेक स्टोरी नहीं चलेगी। मैं आज तक से कहता हूँ ये फेक स्टोरी है, फेक स्टोरी है। ये राज्यसभा को नोटिफिकेशन दिखाइए ना, दिखाइए ना, आप दिखाइए नोटिफिकेशन, अरे दिखाइए नोटिफिकेशन। अरे फर्जी आप है, आपका राहुल गांधी है। संगीत रागी जी, आपको चर्चा का हिस्सा बनाते हुए, वंदे मातरम देश का सम्मान है, लेकिन जब मदनी जैसे लोग इस तरह का बयान देते हैं तो ये नासमझी है या जानबूझकर दिया गया एक बयान है? देखिए, पहली बात तो ध्यान रख लीजिए, जो मदनी बयान दे रहे हैं ये वैसा ही मानसिकता है जो 1947 से पहले मुसलमानों की मानसिकता थी। अब मदनी किसका नेतृत्व करते हैं? एक बात ध्यान रखिए, क्या भारत के मुसलमानों की मानसिकता में भारत तोड़ने के बावजूद भी कोई परिवर्तन आया है क्या? संस्कृत के बारे में उनकी राय क्या बदली है क्या? वंदे मातरम के बारे में उनकी राय क्या बदली है क्या? हिंदी को लेकर उनकी राय बदली है क्या? काऊ प्रोटेक्शन को लेकर उनकी राय बदली है क्या? तो ये सवाल तो हिंदुओं को पूछना चाहिए कि मुसलमानों को एक 23% मुसलमानों के लिए 35% एक अलग जमीन देने के बावजूद भी लगा था कि भारत में अंदर हिंदू मुस्लिम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्या खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई। और खत्म इसलिए नहीं होगी क्योंकि इस्लाम की थियोलॉजी ही इंटॉलरेंस की थियोलॉजी है। ये मैं फिर जोर देकर के कह रहा हूं, जो देवबंद इस्लाम है ये टेरर ही तो पैदा करता है। डूरंड लाइन के दाहिने और बाएं जो इस्लामिक देवबंद की आइडियोलॉजी है उसी से मिलती जुलती सलाफी आइडियोलॉजी भी है। पूरी दुनिया में टेरर की फैक्ट्री यही टीचिंग है। हम इसको क्यों भूल जाते हैं? और इसको हम भूलने से इसलिए भूलते हैं क्योंकि हम डरते हैं, हम बोलते नहीं हैं। मूलतः सारी समस्याओं का यही निचोड़ है। यही कारण है कि अल फलाह जैसे यूनिवर्सिटी टेरर बॉम्ब का फैक्ट्री बनता है। और ऐसे न जाने कितने टेररिस्ट, डॉक्टर टेररिस्ट होंगे, कितने शिक्षाविद टेररिस्ट होंगे। किसी के ललाट पर तो मुसलमानों के लिखा हुआ नहीं है कि ये टेररिस्ट है या नहीं टेररिस्ट है। नहीं, पर क्या सब पर शक करना उचित है? में जाते हैं, पड़ोस से टेररिस्ट निकल जा रहा है। कोई हमारे यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने आ रहा है, वो टेररिस्ट निकल जा रहा है, उसको एनआईए ढूंढ रही है। तो आखिर ये कहां से हुआ है? और मदनी जो बोल रहे हैं, मदनी के बारे में एक बात बहुत साफ साफ जान लीजिए। देवबंद की आइडियोलॉजी, देवबंद इस्लाम, भारत का देवबंद इस्लाम और पाकिस्तान का देवबंद इस्लाम, दोनों का सिलेबस एक है। पाकिस्तान का देवबंद इस्लाम जो है वो कहता है कि हाँ ये जिहाद सही है। आरिफ मोहम्मद खान ने देवबंद से पूछा था कि 11वीं सेंचुरी का हिदाया बुक आप क्यों पढ़ाते हैं जो एग्रेसिव जिहाद की बात करता है। ये सब फालतू की बातें हैं कि जिहाद का मतलब जद्दोजहद और कुफ्र का मतलब जो है। ठीक है, मैं मनोज जी आपके पास लौटूंगा, उससे पहले शालिनी जी, मैं आपसे एक प्रतिक्रिया इसमें लेना चाहूंगा। सवाल ये है कि वंदे मातरम अगर कोई मुस्लिम गा दे तो क्या उसका धर्म परिवर्तन हो जाता है? क्या वो हिंदू हो जाएगा? अगर वो देश को नमन कर भी देता है तो उसमें आपत्ति क्या? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपत्ति इस बात पे जताती हूँ कि आप इस्लाम को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं संगीत रागी जी, कि आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम का मतलब ही ये है कि आप बिल्कुल भेदभाव करिए, लड़ाई झगड़ा करिए, टेररिस्ट बनिए। ये गलत है। आपने जहाँ इतनी सारी प्रक्रिया इस्लाम के ऊपर कर दी और मदनी के ऊपर कर दी, तो आपने एक नाम भी लिया आरिफ मोहम्मद खान। दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है
जहाँ इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लामिक कंट्री है वहाँ इस्लाम के नाम पर टेरर। संगीत जी, उन्होंने आपको सुना था, एक बार उनको सुन लीजिए। एक बार डॉक्टर शालिनी, आप उनको सुन लीजिए एक बार, वो क्या कहना चाह रहे हैं ना। संगीत रागी जी, आपने अपनी बात रखी, उनको भी मौका मिलना चाहिए सुनने का। डॉक्टर शालिनी बोलिए। देश में रहने वाला हर एक हिंदू है। तो संगीत जी, आपके लिए पहले मैं कह देती हूँ कि ना तो मदनी ना तो ओवैसी इस देश में मुसलमानों का ठेकेदार है। इस देश का हर एक नागरिक, हर एक मुसलमान अपने लिए, इस देश के लिए मरने को तैयार है। पहली चीज। दूसरी चीज, आप चुप रहिए संगीत जी, आप चुप रहिए। जब तक मैं बोल रही हूँ तब तक मुझे बोलने दीजिए, वरना आप बोलते पंडितों रहिए। को जब मार करके भगाया गया तो कौन सा मुसलमान यहाँ का आकर के खड़ा होकर के उसकी आप लड़ाई कर कैसे रहा है? भूल रहे हैं जिहाद कि उसकी आपने मानसिकता जब है। आरिफ मोहम्मद जिहाद खान उसकी का नाम मानसिकता लिया, है, जब और उस मैंने मानसिकता में एपीजे कलाम का नाम लिया, तो वो कोई कम मुसलमान नहीं है जितने आप कम हिंदुस्तानी है। आप एक गलत नहीं, किसी को कोई शक नहीं है इसमें डॉक्टर शालिनी। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से हम उस कटुता की तरफ वापस न जाएं, हमें इसी से तो दूर जाना है। मैं शालिनी जी इसी पर आपसे प्रतिक्रिया चाहता हूं ना, कि जो मौलाना मदनी बात करते हैं, क्या वो उचित है? मैं चाहता हूं कि आप जैसे पढ़े लिखे आलिम फाजिल मुस्लिम उसका विरोध करें। मौलाना मदनी इस देश के मुसलमानों के तरफ से नहीं बात कर रहा है, और वही बात मैं बार बार दोहराऊंगी कि इस देश का मुसलमान ना तो जन गण मन और ना ही वंदे मातरम कहने से कभी भी कतराता है। इस देश के नागरिक होने के लिए जो उसका फर्ज है, इस देश के संविधान का पालन करने के लिए, वो पालन करेगा, और अगर वो पालन नहीं करता है तो वो इस देश का नागरिक नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, इस देश का सबसे बड़ा जो कार्यक्रम प्रोग्राम है इस देश के प्रति, जो लोग हैं जो कट्टरवाद सोच रखते हैं, वो अपने आप को या तो ज्यादा ही राष्ट्रवाद, कट्टरवाद और राष्ट्रवाद की भावना रखने वाला हिंदू या तो मुसलमान मानता है। ना आप कम हिंदू है, ना मैं कम हिंदू हूं, ना आप कम मुसलमान है, ना मैं कम मुसलमान हूं। मैं इस देश की नागरिक हूं, मैं एक भारतीय हूं, और मेरे लिए जो फर्ज बनता है वो इस देश के प्रति बनता है, ना कि ये मेरे को प्रूव करने की जरूरत है कि इस्लाम क्या कह रहा है और इस देश के खिलाफ कौन जा रहा है। मुझे आज इतनी ज्यादा दिक्कत इस बात में हुई है कि संगीत जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ही भेदभाव की एक भावना रखते हुए नेशनल टीवी में आकर, मैं संगीत जी इस पर आपसे प्रतिक्रिया में चाहूंगा कि क्या एक ही चश्मे से सभी को देखना उचित है? देखिए, पूरी कौम को बदनाम करना क्या उचित है? वो तो ठीक नहीं है। राजीव, पूरी कौम की बात नहीं मैंने की है। मैंने कहा कि जिस देवबंद की शिक्षा होती है वो देवबंद टेररिस्ट पैदा करता है, वो टेरर की फैक्ट्री है, वो इनटॉलरेंस आइडियोलॉजी है, वो डूरन लाइन के दाएं और बाएं टेरर ही पैदा करता है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, उसको एक कट्टरवाद सोच दिया जाता है। आपके और मेरे इलाके से ही पैदा हो सकता है, उनका देवबंद पढ़ाती रहेगी, ये सब होते रहेगा इस देश में। आपके घर में पैदा हो सकते हैं करके कर लीजिए जो कर रहे हैं आप। नहीं, ऐसे दोनों की बात नहीं आ पा रही। मैं सिर्फ 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, फिर दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। संगीत रागी जी 30 सेकंड में बात रखी, फिर मनोज जी के पास जाऊंगा मैं। राजीव, मैंने पहली बात कहा कि सारे मुसलमानों को इसमें जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मैं कह भी नहीं रहा हूं। मैंने बार बार देवबंद को कहा है, दुनिया पे प्यू रिसर्च का स्टडी है कि जितने टेररिस्ट बॉम्बिंग हुए हैं दुनिया में, उसकी इंडोक्ट्रिनेशन जो है वो देवबंद से जुड़े हुए लोग हैं, तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं। भारत का कौन सा मुस्लिम समाज आकर के बाहर खड़ा होकर के कहता है कि अरे देवबंद, तुम इस प्रकार की टीचिंग मदरसों में मत पढ़ाया करो। इसका मतलब है कि भारत में, मैं बार बार कह रहा हूं और इसको गंभीरता से ले लीजिए, ठीक है, भारत में जैसे जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ेगी, मदनी जैसे डिस्कोर्स और आगे बढ़ेंगे, तो भारत का मुसलमान ठीक है, आगे आपकी बात। मनोज सिंह काका, आपकी प्रतिक्रिया। हाँ, मनोज सिंह काका। जिस तरह की अभद्र टिप्पणी हमारे नागरिकों के एक वर्ग के बारे में की गई है, उसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। और जो व्यक्ति इस तरह की बात कर रहे हैं, जो प्रोफेसर रागी बोल रहे हैं, प्रोफेसर रागी को एक मैं डेट बताता हूं, 30 अगस्त 2019 का। 30 अगस्त 2019 को आरएसएस प्रमुख उसी मदनी से दिल्ली में मिले हैं। आप याद करिए, अगर मदनी इतने खराब हैं और देवबंद इतना बुरा है, तो फिर इनके जो प्रमुख हैं, इनके जो विचारधारा के प्रमुख हैं, जिसके सामने रागी की कोई हैसियत नहीं है,
रागी सिर्फ अभी 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 कोई बात हो जाए तो रागी के बयानों को यही भारतीय जनता पार्टी और सरकार फ्रिंज एलिमेंट कह देगी, जिस तरह की पूर्व में कुछ लोगों को सरकार ने कहा है विदेशों में जाकर के फ्रिंज एलिमेंट है। जब जो सबसे बड़ा आतंकवादी वो है जो हमारे अहिंसा के पुजारी को और आजादी के मिले 6 महीने बाद ही हिंसा का शिकार कर दिया, सबसे बड़ा आतंकवादी वो है। हमारे देश का इतिहास रहा है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाक उल्लाह खां रहे। ये हमारे देश, ये हमारे मुल्क का इतिहास रहा। जफर खान ने अपने बेटों का बलिदान दिया है। जब भारतीय जनता पार्टी का आदर्श संगठन आरएसएस अंग्रेजों को तलवे चाट रहा था और मुखबिरी में माहिर था, उस समय भी इस देश के मुसलमानों और हिंदुओं ने मिल करके इस देश के, इस मुल्क के आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। जब ये सिंध से लेकर के और बंगाल तक में अपनी सरकारें चला रहे थे मुस्लिम लीग के साथ, तब इस देश के लोग अपने वतन के आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और ये कायर इस तरह की बात करते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। इनको संविधान से दिक्कत है, इनको बाबा साहब से दिक्कत है, इनको दलितों से दिक्कत है, इनको पिछड़ों से दिक्कत है। आदिल हसन साहब, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, बोल दीजिए, उसके बाद मैं संगीत जी से इस पर प्रतिक्रिया लूंगा। प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। राजीव भाई, पहली बात तो संगीत रागी को बोलिए कि दारुल देवबंद का इतिहास पढ़ ले। दारुल देवबंद ने ट्यून जिन्ना की ट्यून ओशन थ्योरी को रिजेक्ट की थी और उस वक्त इस देश का तिरंगा को भी अपनाया था और संविधान को भी अपनाया था। आरएसएस की तरह नहीं, जो सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था और तिरंगा को नहीं मानने की बात की थी, संविधान को नहीं मानने की बात की थी। दारुल देवबंद के उलेमाओं ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है। सरल जी, आपके पास आते हुए सभ्य शब्दों में आप अपनी बात रखिए कि जो आजादी का तराना है उस पर विवाद खड़ा करना और उस विवाद का जो नेगेटिव नकारात्मक इंपैक्ट हो तो हमारी इस डिबेट में दिख रहा है। राजीव जी, सबसे पहले जैसा कि आपने कहा कि आज तक देश का नंबर 1 चैनल है, तो जब नंबर 1 चैनल पे एक तथाकथित प्रोफेसर ये पूरी एक कौम को, देश के एक सबसे बड़े वर्ग को डेमोनाइज करने का काम करता है, तब मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप जैसे पत्रकार ने, आप जैसे एंकर ने उनको रोकने का काम नहीं किया। मैंने उनसे सवाल पूछा था, आप वापस डिबेट देखिएगा। नहीं, मैंने इस बात में सवाल पूछा था कि क्या उचित है एक धर्म विशेष, हाँ, और क्या ये धर्म विशेष के सभी लोगों को एक पेंट से ब्रश करना, क्या वो सही है या गलत है, इस बात की आपको भी निंदा करनी चाहिए थी। मैंने बिल्कुल मैंने कहा था। हाँ, जो प्रेम शुक्ला जी पिछली बार मुझे कह रहे थे कि भाई वो ऑर्डर की प्रतिलिपि बता दीजिए, ये रही ऑर्डर की राज्यसभा नोटिफिकेशन की प्रतिलिपि आपके चैनल पे दिखा दी गई है। और ये इंडिया टुडे का ही ये ग्रुप, आपके ही ग्रुप का, आपके ही ग्रुप के, भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला था प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। पूरा पढ़ के सुनाइए, मैं तो आपसे आग्रह कर रहा हूँ, पूरा पढ़ के सुना दीजिए सर। आपको सच्चाई, आग्रह कर रहा हूँ, पूरा पढ़ दीजिए नोटिफिकेशन, आपको सच्चाई। The proceedings of the House required. The proceedings of the House required. There should be. प्रेम जी पढ़ रहे हैं। Number 33.3. Proceedings of the House required that there should be no thank you, Jai Hind, Bande Mataram or any other slogans raised in the House. तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई वंदे मातरम और जय हिंद से? ये वही प्रॉब्लम है वो बीच में जो मैं पहले कह रहा था ना, इनके डीएनए में आज भी गॉड सेव द क्वीन दौड़ता है, इसीलिए वंदे मातरम से इनको दिक्कत है। सर, हम चाहते हैं कि संदर्भ भी क्लियर हो, वो पूछ रहे हैं किस संदर्भ में है जो ये नोटिफिकेशन है। राजीव जी, मुझे पूरी बात नहीं, पहले मैं आप ही को समय दिया, मैंने आपकी बात रखी। मैंने प्रेम शुक्ला को इंटरप्ट नहीं किया था, तो आप उनका फीडर डाउन करेंगे और मुझे मेरी प्रेम जी अभी पेशेंटली सुनिए, बता रहे हैं। नंबर 1, कुछ दिन पहले 7 नवंबर को प्रधानमंत्री जी जब पूरा देश 150वीं जयंती मना रहा था वंदे मातरम की, उन्होंने एक बड़ी विभाजनकारी बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो स्टैंजास हटाए गए थे 1937 में, इसने देश के विभाजन की नींव रखी, और ये बात प्रेम शुक्ला ने भी रिपीट की। तो क्या प्रेम शुक्ला और क्या प्रधानमंत्री मोदी जी, मुझे अब सरल जी माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि समय इतनी ही इजाजत दे रहा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस दंगल में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अब समय हो चला छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल